नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दीपावली पर मोदी सरकार ने महंगाई से कुछ राहत का तोहफा दिया। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी। इसके बाद कई राज्यों ने वैट भी कम किया। हालांकि इस पर सियासत नहीं थमी। विपक्षी दलों वाले राज्य वैट घटाने में हिचक दिखा रहे हैं। विपक्ष कटौती को नाकाफी और चुनावी हार से जोड़कर सरकार को घेरने में लगा है। लेकिन यह भी साफ है कि बेकाबू महंगाई में 5 रुपए की राहत भी बड़ी नजर आ रही है। बीते कुछ महीनों में देश में बढ़ती महंगाई के लिए जिन पेट्रोल डीजल कीमतों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और जिन पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सबसे ज्यादा सियासत हो रही थी, उस पर मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया। ऐन दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई गई। इसके बाद महानगरों से लेकर देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें घट गईं। केंद्र की पहल के बाद एनडीए के राज वाले राज्यों ने भी वैट कम किया। इससे जनता को राहत की डबल डोज मिली। विपक्ष पेट्रोल डीजल को लेकर मोदी सरकार को निशाना बना रहा था, लेकिन फिलहाल उसके हाथ से यह मुद्दा छिनता दिख रहा है। उधर बीजेपी इसको बड़ा और राहत भरा फैसला बता रही है। राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा ने एक्साइज कटौती के लिए पीएम का शुक्रिया अदा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जी द्वारा देशवासियों को दीपावली के इस उपहार से न सिर्फ आम व्यक्ति को राहत मिलेगी, बल्कि महंगाई भी कम होगी। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की प्रदेश सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में और कमी करके जनता तक और अधिक राहत पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। यूपी के सीएम योगी ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को बड़ा कदम बताया। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। कल केंद्रीय कैबिनेट ने डीजल और पेट्रोल से एक्साइज में भारी कमी की है। इससे सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम पर काफी अंतर आएगा, आम नागरिक को राहत मिलेगी। तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम को प्रदेश के अंदर 12 रुपए कम करने का निर्णय लिया है। हालांकि विपक्ष अब भी कह रहा है कि जो कटौती की गई है वो नाकाफी है और सियासी फायदे के लिए की गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। राजस्थान से लेकर बंगाल सरकार ने अभी वैट घटाने को लेकर हिचक दिखाई है। ऐसे में फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों के मोर्चे पर विपक्ष कमजोर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तेल का भाव तो घट गया, लेकिन सियासत का ताव तेज हो गया। सरकार के कदम को विपक्ष चुनावी हार से जोड़ रहा है, तो बंगाल में ममता के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। प्रधानमंत्री ने बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के बाद दाम को बढ़ते हुए फिर भी 5 रुपया पेट्रोल, 10 रुपया डीजल के दामों में कमी की है। लेकिन मैं राहुल गांधी और विपक्ष से कहना चाहता हूं कि क्या आप अपने राज्य की सरकारों को कहेंगे कि वैट का 10 रुपया 20 रुपया रेट कम करे? मोदी जी, दाम ही कम करने हैं तो 2014 के मुकाबले में दाम कम कब करेंगे? इसलिए जुमले नहीं चलेंगे। जितना बढ़ाया है उतना ही घटाइए। दिवाली के बीच में ये राहत तो और स्वागत योग्य है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग राहत से भी आहत होते हैं, और इन आहत आत्माओं का तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। देखिए, सही बात है ये तो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसको एक मुद्दा बनाया और जगह जगह हम लोगों ने प्रदर्शन किए, कहीं गैस सिलेंडर लेके, कहीं पेट्रोल स्टेशनों पर। तब सरकार को थोड़ी बहुत सूझबूझ आई और राज्यों के चुनाव आ रहे हैं तो इसको लगा कि नहीं, अब तो मामला गड़बड़ है। तो बिल्कुल जैसे एक तिल बराबर होता है वैसा इन्होंने कम किया। खबर अच्छी होती है तो बहस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बहस की जरूरत तब पड़ती है जब अच्छी खबर के पीछे की पूरी वजह भी समझना जरूरी होता है। और यह समझना जरूरी होता है कि क्या अभी और उम्मीद करें कि पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े और नीचे जाएंगे। हमारे साथ इस समय चर्चा में जुड़ रहे हैं सैयद जफर इस्लाम, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और राज्यसभा सांसद भी हैं। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। माधव आनंद, प्रवक्ता जेडीयू,
और साथ में आलोक जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सबका और बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको। जफर जी, ये दिवाली गिफ्ट तो दे दिया है सरकार ने, लेकिन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि अभी क्यों? हाहाकार इतने दिनों से मचा हुआ था, लेकिन कहा गया हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। आखिरकार आज की तिथि में यह शुभ समाचार आया कैसे? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, आपके पैनल पे बैठे सभी लोगों को और आपको और आपके पूरे आज तक की टीम को और इंडिया टुडे की टीम को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और मैं इस जो सवाल आपने पूछा उसका मैं जवाब देता हूं। कल भी आपके चैनल पे इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा था कि इस देश के जो लीडरशिप है वो आम नागरिक का ख्याल रखती है। पहले हमने अगर एक्साइज बढ़ाई थी तो वो भी इसलिए कि लोगों तक अपना खजाना खोल के रखा था सरकार ने, ताकि आम नागरिक को हर तरह की सुविधाएं, खासकर राशन घर घर तक पहुंचाया जाए। कोरोना के समय में राशन की तकलीफ थी, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाना था, तब हमने खोला था। आज अगर थोड़ा सा जो कलेक्शन सरकार का बढ़ गया है, और उस वक्त तो बिल्कुल कलेक्शन नहीं था, अब सरकार का कलेक्शन बढ़ गया, तो सरकार ने फिर से फैसला ऐसा लिया कि बड़े दिल का जैसे डिसीजन होता है, प्रधानमंत्री जी ने दिवाली पर वो गिफ्ट दिया है। दिवाली पे सब लोग कह रहे थे, कल हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे आप एक्साइज काटिए, ये कहिए कि क्या दिवाली पे गिफ्ट मिलेगा। हमने कहा था आप सब्र कीजिए, आज आपको सबर का फल मीठा लगेगा। अभय दुबे जी कहेंगे कि सबर का फल मीठा। कल उन्हीं के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि नहीं, आपके विरोधी तो ये कह रहे हैं कि दरअसल बाइपोल के नतीजों ने मजबूर कर दिया। देखिए, कल ही मैंने कहा था कि इनके पास कोई भी आप अच्छा फैसला लीजिए, ये कुछ ना कुछ गलत इरादे से जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं आज इनसे सवाल करूंगा। कल मैंने सवाल किया था कि वैट कब कटेगा आपके स्टेट में, मुझे इसकी जानकारी आज दीजिए। हमने तो कल आपसे कहा था कि जरूर कटेगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि एक्साइज कटेगा, और ये टेम्पररी था और वो कटेगा, और कट गया, जो हमारे शो के बाद ही कट गया, आधा घंटे बाद। लेकिन आप क्या करने वाले हैं? क्या वैट काटने वाले हैं? ये देश की जनता जान रही है। आज दीपावली का दिन है, बहुत कड़वी बातें नहीं करेंगे, आपके अच्छी बातें ही करेंगे, लेकिन उसी में से कम लोगों के लिए अच्छी खबर निकल आए। अब बीजेपी स्टेट में ही नहीं, कांग्रेस स्टेट में भी जरूरत है। अभय दुबे जी, जवाब दीजिए इस बात का। श्वेता जी देखिए, आज खास करके स्टेट में सबसे ज्यादा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा दीपावली की असीम शुभकामनाएं। धैर्य धरिए जफर साहब, धैर्य धरिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान प्रभु श्री राम रण को जीत कर अयोध्या आए थे। रिपुरन जीत सुयश सुरगावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। आज भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या आए हैं रण जीत करके। भारतीय जनता पार्टी, और आपने अभी जो व्याख्या की है खुशखबरी की, तो लूट कर जेब का सारा माल फिर वो यूं तरस खाते हैं, लौटाते हैं 10 का नोट और उसे खुशखबरी बताते हैं। अरे हार के डर के आगे महंगाई की जीत है, भाजपा की हार उपहार लेकर आई है। अब बात रही आपके कार्यकाल की और कर्म की, तो वो मैं छोटा सा प्रकाश डाल दूं। 2014 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 1,42,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते थे और लोगों को राहत देते थे। एवरेज क्रूड ऑयल का प्राइस $105 पर बैरल था। तब हमारे पेट्रोल का दाम 71 रुपए 41 पैसे था और डीजल 55 रुपए 49 पैसे था। आपसे 9.48 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको 32.90 रुपए तक बढ़ाया, 350% तक। और डीजल जो 3.5 रुपए मात्र हम एक्साइज ड्यूटी लेते थे, आपने 31 रुपए 80 पैसे की 900% तक। आपके धर्मेंद्र प्रधान साहब 2017 में एक ट्वीट करते हैं, कहते हैं डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी में लेकर आया हूं, प्राउड टू शेयर दैट इंडिया इज कंट्री, पहला विश्व का देश है टू स्विच टू द डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग ऑन सच अ लार्ज स्केल इन वन गो। वो कहते हैं कि साहब रोज हम दाम तय करेंगे। एक महिला ने पूछा नीचे, उन्होंने कहा प्लीज मेंशन व्हाट बेनिफिट द कंज्यूमर्स विल गेट। तो वो कहते हैं कि साहब जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तब आपको उसका फर्क नहीं पड़ेगा, और कम होंगे तो ट्रांसलेट कर देंगे हम, सीधा उसको फायदा दे देंगे। अब साहब हुआ ये कि जब उन्होंने अनाउंस किया तब एवरेज जो क्रूड ऑयल के प्राइस थे वो 17-18 में 59 रुपए 90 पैसे थे, और दाम उस समय पेट्रोल के थे 77 रुपए और डीजल के थे 59 रुपए 90 पैसे। अब जब एवरेज 20-21 में क्रूड ऑयल के प्राइस हो गए 44 रुपए 82
$44.82 पर बैरल, तब आपने 100 रुपए पार डीजल, 120 रुपए पार पेट्रोल कर दिया था जफर इस्लाम साहब। कुछ तो मूल्यांकन कीजिए। एलपीजी 1000 रुपए पार, और बात यही नहीं थमती, आपने लगातार खाने की दाल 200 रुपए पार कर दिया, आपने गैस भराने की जो उज्ज्वला थी वो 1000 रुपए पार कर दिया, कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपए पार कर दिया, महंगाई की आग में देश को छोड़ दिया, और 5 और 10 रुपए की छूट देकर आप बात करते। मैं आखिरी बात करना चाहता हूं। देखिए, तेल जो 90 रुपए था 250 रुपए कर दिया, नमक 25 रुपए से 90 रुपए कर दिया, आटा 17 रुपए से 90 रुपए पहुंचा दिया, अरहर दाल 65 रुपए से 258 रुपए पहुंचा दी, चाय 120 रुपए थी 625 रुपए कर दिया आपने। और अब आप कहते हैं खुश हो जाइए, या आपकी खुशफहमी के लिए ख्याल अच्छा है। लेकिन देश ने एक बात मान ली कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको हरा देगी तो उज्ज्वला का सस्ता सिलेंडर भी उसको मिलने लगेगा, इन दामों की राहत भी मिलेगी, और उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल पुराने 2014 के दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लौट आएगी। जफर इस्लाम जी, आप जवाब दें उससे पहले मैं चाहती हूं कि जितने भी हमारे लोग हैं पैनल पे, कम से कम एक बार सबकी राय ले लें, उसके बाद मैं जवाब के लिए आपके पास आऊंगी, क्योंकि इसमें यह भी देखना जरूरी है कि देखिए आज लखनऊ में 100 रुपए 78 पैसे पेट्रोल बिक रहा है, चंडीगढ़ में 100 रुपए 12 पैसे, हैदराबाद में 108 रुपए 20 पैसे, अहमदाबाद में सबसे कम दिख रहा है 95 रुपए 13 पैसे, जयपुर में 111 रुपए 10 पैसे, हालांकि उससे ज्यादा 1 रुपए ज्यादा लगभग भोपाल में है 112 रुपए 56 पैसे, पटना में है 107 रुपए 92 पैसे। माधवानंद जी, पटना में लोग उम्मीद करें और कम होगा अभी बिहार में? श्वेता, समस्त देशवासियों के आपके चैनल के माध्यम से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं कह सकता हूं केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है, और केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन था। और एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं 4 दिन पहले भी कहा था कि अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस पे सोचे, क्योंकि सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्योंकि जिस रूप में लगातार पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, लगातार एक हफ्ते से देख रहा था 35 पैसे 30 पैसे की लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, तो केंद्र सरकार ने अच्छा डिसीजन लिया। जहां तक आपने बिहार सरकार की बात की, बिहार सरकार ने भी वैट कम किया है पेट्रोल डीजल पे, लेकिन निश्चित रूप से बिहार सरकार एक संवेदनशील सरकार है, मिली हुई जुली सरकार है, जहां बीजेपी भी साथ में है और हम लोग भी साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे भी हम लोग इसको रिव्यू करने का काम करेंगे। लेकिन एक बात मैं श्वेता कहना चाहता हूं कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के लिए बहुत सारे फ्रंट पे हम लोग को काम करने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काम करना होगा। जो ओपेक, एक जफर इस्लाम साहब भी इकोनॉमिस्ट के जैसे अच्छे जानकारी रखते हैं, तो ओपेक के साथ भी हम लोग को ईरान के साथ भी संबंध अच्छे ढंग से स्थापित करना पड़ेगा। जो बार्टर सिस्टम ईरान के साथ था उसको पुनः करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम है, क्योंकि सरकार के सोर्स का मैक्सिमम जो अभी रेवेन्यू आता है या तो वो लीकर से आता है या पेट्रोल और डीजल से आता है, तो इस सोर्स ऑफ इनकम, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम को भी जो है सो एक ढूंढने की आवश्यकता है, तलाशने की आवश्यकता है कि सरकार कहां कहां से अल्टरनेटिव सोर्स से पैसा ला सकती है। क्योंकि विकास तो करना ही है, जिस रूप में डेवलपमेंट हो रहा है सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। वैश्विक महामारी में भी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरह से स्टेबल अर्थव्यवस्था है और लगातार योजनाएं चल रही है, तो सरकार को भी पैसा चाहिए। सरकार पे भी लोग नहीं आरोप लगा सकते कि सरकार पैसा अपने जेब में रख रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो हर तरह से देखा जाए, लेकिन सरकार ने अच्छा डिसीजन लिया, धन्यवाद के पात्र हैं। अब स्टेट सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना हो सकता है वैट कम करें, जिससे इन्फ्लेशन भी कम हो और जनता को भी राहत मिले। आलोक जोशी जी, जो अभी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, माधव जी जो बात कह रहे हैं कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन था, क्या अलार्मिंग सिचुएशन अभी भी है? क्योंकि अब 100 रुपए पेट्रोल अगर नॉर्मल हमें लगने लगे कि चलिए घटकर बढ़कर जिस भी तरीके से 100 में आ गया है, उस देश में जहां पर 5-5 रुपए का पेट्रोल भराकर लड़के आगे बढ़ते हैं कि 5 रुपए का पेट्रोल भर दो, लीटर की तो बात ही नहीं होती थी, अब तो यह संभव ही नहीं है। क्या अब स्थिति काबू में आने की शुरुआत हो चुकी है? क्या अभी और बहुत ड्रास्टिक कदमों को उठाने की जरूरत है? क्या केंद्र और राज्यों के बीच एक बेहतर समन्वय की आवश्यकता है? और क्या जिस जीएसटी के अंतर्गत लाने की बात आ रही थी, जिसमें लोगों को आपत्ति हो गई थी, वो अभी भी संभव है या नहीं? देखिए, ये एक तो पहली बात यह है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ये है, ये कहा गया कि साहब बड़ी क्रांति हो गई और ये इस वक्त एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई। तो ये अगर विपक्ष कह रहा है कि चुनाव में हार के बाद घटा दी गई, तो कोई बड़ा, मेरे ख्याल से कोई बड़ी गलत बात नहीं कह रहा है, क्योंकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप अगर देखें, तमाम विशेषज्ञ बहुत समय से कह रहे थे कि साहब पेट्रोल डीजल पे ड्रास्टिक कट चाहिए, और ये ड्रास्टिक कट नहीं है।
110 से 120 रुपए लीटर तक जब पेट्रोल पहुंच गया था देश के कुछ हिस्सों में, 120 रुपए के ऊपर चला गया था, वहां से आप इसे 10 रुपए कम करते हैं, उसमें आप स्टेट की एक्साइज ड्यूटी, स्टेट का वैट और कम कर लें, कुछ राज्यों ने कर दिया, उत्तर प्रदेश ने कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश का प्राइस अभी आपने बताया 100 रुपए के ऊपर। बाकी जो प्राइस अगर आप देखें, दिल्ली का प्राइस ब्रेकअप देख लीजिए, और ये कहीं दुनिया के किसी और विशेषज्ञ से नहीं लाया हूं, इंडियन ऑयल की साइट पे लगा हुआ है। 47 रुपए 93 पैसे बेस प्राइस है, और डीलर के पास पहुंचता है 48 रुपए 23 पैसे में। उस पर 27 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी आज भी है, और 23 रुपए 99 पैसे दिल्ली की सरकार वैट ले रही है, जिसमें डीलर के कमीशन पर वैट भी शामिल है। तो ये भी किसी तरह से कम नहीं है। और अब जो गंभीर चिंता की बात आगे है उसको देखिए। बहुत साल पहले आपको भी याद होगा, कहा गया था कि साहब नसीब वाली सरकार है, ये हमारा नसीब अच्छा है। तो ये नसीब अगर अच्छा रहेगा तब तो शायद आप उम्मीद करें कि यहां से 100 रुपए से नीचे आपको पेट्रोल डीजल के दाम दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जफर इस्लाम साहब खुद एक आर्थिक जानकार हैं, मशहूर बैंकर रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको भी ये पता होगा कि दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। कच्चे तेल का दाम नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ऐसे में अगर नसीब साथ नहीं दिया और कच्चे तेल का दाम और बढ़ता रहा, तो ये जो 10 रुपए की राहत, और 10 रुपए के ऊपर आप 10 रुपए पूरा जोड़ लीजिए, 20 रुपए की राहत मान लीजिए, ये बहुत काम आने वाली नहीं है, खासतौर पे ऐसे वक्त पे जब इकोनॉमी ऑलरेडी परेशान है। जहां तो सवाल है कि क्या सरकार पैसा और कहां से लाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। केंद्र का हाल आप देख रहे हैं, 1-2 दिन पहले मैं आपके चैनल पे देख रहा था कि जीएसटी का दम, इकोनॉमी बम बम, तो जीएसटी में जबरदस्त कमाई हो रही है। एक्साइज ड्यूटी पर 3 लाख करोड़ के आसपास सरकार वसूली कर चुकी है। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि ऑयल बॉन्ड के भुगतान 1,35,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड है, जिसके भुगतान में 35,000 करोड़ रुपया टोटल इस साल का दिया जाना था, तो वो दिया जा रहा होगा। इसके अगेंस्ट आप कहें कि हमने ये 3 लाख करोड़ की वसूली कर ली और ये हम उसकी भरपाई कर रहे हैं, तो ये जायज नहीं है। ये कटौती बहुत पहले होनी चाहिए थी, अब भी इससे बहुत ज्यादा कटौती की जरूरत है। और राज्य सरकारों का जहां तक सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कि वो किसी भी तरह, क्योंकि अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है जीएसटी आने के बाद, उनको लगता है पेट्रोल डीजल और अल्कोहल, ये 2 चीजें हैं जिन पे उनकी वो खुद वसूली कर सकते हैं। लेकिन राज्यों का जो वैट है, ये ध्यान रखिए कि वो वैल्यू पर लगता है। पेट्रोल का बेसिक प्राइस या अल्कोहल का बेसिक प्राइस, उस पर केंद्र की एक्साइज ड्यूटी जोड़कर जो रकम आएगी उसके ऊपर परसेंटेज में टैक्स लगता है। ठीक है। अगर वो रकम कम हो जाएगी तो राज्य का हिस्सा अपने आप कम हो जाएगा और इसके बाद उस पर दबाव भी बनेगा। बेहतर कोऑर्डिनेशन की उम्मीद इस वक्त विपक्षी पार्टियों की सरकारों से करना तो मुझे नहीं लगता है जायज है। हाँ। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की अपनी राज्य सरकारें, उनके सहयोगियों की राज्य सरकारें कटौती कर देंगी तो सब पर दबाव पड़ेगा, जैसा दबाव विपक्ष कहता है कि केंद्र सरकार पर पड़ा है जिसके बाद ये कटौती की गई है। तो वो उम्मीद करनी चाहिए कि एक तरह की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको महसूस होगी और वो कम करेंगे, और जब ये इस दाम को कम करेंगे तब इसका कैस्केडिंग इफेक्ट आपको चारों तरफ दूसरी चीजों की महंगाई में कमी के तौर पे और प्रोडक्टिविटी में, यही अपेक्षित भी है, ये सबके लिए आवश्यक भी है। जफर इस्लाम जी, क्या ये मुमकिन है, क्या ये संभव है? क्या सरकार ने जो ये अभी पैसे घटाए हैं ये हम पहले कदम के तौर पर देखें या फिर एक मुश्त दीपावली गिफ्ट के तौर पर? देखिए, दो अहम चीजें हैं। पहली बात कि आज जिस तरह से इकोनॉमी में, जैसे बोलते हैं ऑल सिलेंडर्स फायरिंग, मतलब तेजी है इकोनॉमी में, हर चीज देखिए आप जो है वो, अगर हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए तो हर चीज आपको दिखेगा कि बहुत अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। जैसे अगर आप पीएमआई सर्विसेज देखिए या पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग 56 के आसपास था, पीएमआई सर्विसेज 58.5, जो 2011 के बाद पहली बार ऐसे आंकड़े आए हैं। तो इससे और बाकी चाहे एनर्जी की डिमांड देखिए, इस सारी चीजें ये दर्शाती है। एक्सपोर्ट का नंबर देखिए कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, कि इकोनॉमी बहुत तेजी से चल रही है। हाँ, ये बात सही है कि आप देखिए कि जो प्राइसेस जो है मेटल्स के गए हैं, ऊपर गए हैं, कमोडिटी प्राइसेस गए हैं,
जो नेचुरल गैस के प्राइसेस तेजी से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट जाहिर है पड़ेगा। इंटरनेशनल प्राइसेस का इम्पैक्ट इंडिया में पड़ता है, जो कमोडिटीज जो इस ट्रेड होते हैं उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि इंडिया में नहीं पड़ेगा, तो वो पड़ रहा है। लेकिन फिर भी सरकार ने जिस तरह से कोशिश की है, वो पहले गिफ्ट दिया है, और हमने बराबर इस बात को कहा है कि पेट्रोल प्राइसेस जब वहां पर कोई सरकार के पास कोई आमदनी का जरिया नहीं था और पूरे देश के लिए जो है अपना खजाना खोलना था, तो सरकार ने पेट्रोल डीजल पे एक्साइज लिया, लेकिन आज उसी पे राहत दी। और आप इंटरनेशनल मार्केट में आप देखिए कि 44 से जब पिछले 6 महीने में जो है $40 से ब्रेंट के दाम जो है $85 ब्रेंट के दाम हो गए, डबल हो गया। लेकिन उतना प्राइस पे उतने में तेल का दाम बढ़ा नहीं, उतना मार्जिनली बढ़ा है, थोड़ा बढ़ा है, लेकिन उस मैग्नीट्यूड में नहीं बढ़ा जैसे जो है इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो ब्रेंट के बढ़े हैं। फिर भी मैं कहता हूं, और आज घटने के बाद तो बहुत फासला बहुत बड़ा हो गया है दोनों में गैप, जो पिछले 6 महीने में जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हैं ब्रेंट के, और जो हमने जो प्राइस बढ़ाए थे और अब कट गया। आगे भी आने वाले दिनों में मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार सिंसियर एंड सेंसिटिव सरकार है, गरीबों की सरकार है, इसलिए हम देखते हैं कि सीपीआई इंडेक्स जो है वो कभी उस पर जो है प्रेशर ना रहे। इसलिए अगर कांग्रेस वालों को ये बताना चाहिए कि डबल डिजिट सीपीआई इंडेक्स जो है बराबर उनके जो यूपीए 2 में रहा है, और हमारे समय में आप बताइए सिर्फ एक बार जो है वो ब्रीच किया। इसी सरकार ने कोशिश की है कि आरबीआई को डायरेक्शन दिया है कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन मेंटेन करना है, इसलिए वो बराबर हो। ये मतलब ऐसा मूव था जिसको पूरे दुनिया ने सराहा था कि कम से कम सरकार सेंसिटिव है कि इन्फ्लेशन महंगाई नहीं बढ़े, और इसलिए कभी भी एक बार 6 से ब्रीच किया, 4.5 पे आया है। आगे का फोरकास्ट देखिए 3.6 से 3.8 था, अभी इस तेल के दाम घटने से और भी कम हो जाएगा, 3.6 से भी कम हो सकता है इन्फ्लेशन के दर आ जाए। तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। और अगर ओवरऑल सीपीआई देखें तो जो आप बोलते हैं महंगाई जो है वो जो बहुत सारी चीजें आप परोसते हैं खाने के लिए, उसमें उसका जो देखता है कि थाली में कोई महंगाई तो नहीं हुई, तो वैसा नहीं हुआ, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है, लेकिन कुछ चीजों के दाम बढ़े थे जैसे पेट्रोल डीजल के, वो घट गया। सीजनल फैक्टर की वजह से कभी कभी सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, कभी पिछले बार जो डेटा आया तो उसमें बहुत बढ़ा हुआ था, फिर एकदम से घट गया, और अभी थोड़ा सा प्रेशर है सीजनल फैक्टर की वजह से, फिर वो आगे घट जाएगा। तो ओवरऑल फोरकास्ट जो है कि महंगाई कम होगी, लेकिन इकोनॉमी जो है तेजी से बढ़ रही है। जितने सारे फैसले लिए थे वो सब फैसलों का जो है नतीजा आज दिख रहा है कि आज कह सकते हैं स्टार्टअप से $12 बिलियन आ गया। आप नॉन हाइड्रोकार्बन स्पेस में जहां पर फोकस है एनर्जी सेक्टर में, आप देखिए $44 बिलियन का ऑलरेडी कमिटमेंट आ गया एफडीआई, और आगे आने वाला इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में देखिए तो कम से कम 10-20 बिलियन ऑलरेडी आ गया, और आगे आने वाले इसमें कई कमिटमेंट है। प्राइवेट कैपेक्स, प्राइवेट जो अब तक कह रहे थे प्राइवेट कैपेक्स नहीं, सिर्फ सरकारी कैपेक्स हो रहा है। अब प्राइवेट कैपेक्स भी बड़े लार्ज स्केल पे अनाउंसमेंट हो रहा है, तो उससे तेजी भी आ रही है। और जब अगर आपको वाकई देखना है इकोनॉमी कैसे चल रही है, नौकरियां कैसे बढ़ती जा रही है, आमदनी कैसे बढ़ती जा रही है, तो ये सारी चीज लैग से आती है डेटा, इसलिए कि सरकार के पास रियल टाइम बेसिस पे कुछ नहीं आता। लेकिन Naukri.com को देखिए, आप देखिए आईटी सेक्टर में देखिए कितना दुबे जी, आप इन बातों को स्वीकार कर रहे हैं या फिर आपकी हंसी में वो अस्वीकारिता नजर आ रही है कि आप खारिज कर रहे हैं? कुछ ऐसा नहीं, नौकरी में जा रहे हैं। नहीं, अब देखिए इनके जफर इस्लाम जी उनका जवाब ले लेते हैं क्योंकि ब्रेक का समय आ रहा है। जफर साहब सुनिए, मैं 2-3 बड़ी बातें करना। तो एक तो पूछा था जिसका जवाब नहीं लिया कि क्या राज्य सरकारें कम करेंगी, तो आलम जोशी जी ने थोड़ा सा प्रकाश उस पर डाला, और राजस्थान का जैसे इन्होंने उदाहरण दिया था। तो आज राजस्थान में स्वतः ही ₹1.80 पेट्रोल पर कम हो गए और ₹2.60 डीजल पर कम हो गए। जैसे ही केंद्र सरकार ने ₹5 पेट्रोल पर कम किया, सबसे ज्यादा वही था। सुनिए, पूरी बात सुन लेते हैं, लोगों के सामने आंकड़े चल रहे हैं, खुद से निर्णय ले लेंगे। गुजरात के लेवल पे लाइए ना भाई। नहीं, वो तो भोपाल को भी गुजरात के लेवल पे लाना होगा ना। बात करें कि जो गुजरात के लेवल पे, भोपाल को भी लाना पड़ेगा उस लेवल पे। एक बात पूरी करने दीजिए मेरे दोस्त, रखिए जफर जी, बात पूरी कर लेने दीजिए जी। सुनिए, इनका एक और देखिए, ये सारे राज्यों में, देश के सारे राज्यों में अपने आप को 24 लाख करोड़ रुपए का डाका डाला जफर इस्लाम के लोगों ने। समझो, काय के लिए 7 लाख करोड़ रुपए अपने मुट्ठी भर पूंजीपतियों के 7 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए लोन के।
कारपोरेट टैक्स जो 25% था 15% करा, जिससे तुम्हारा रेवेन्यू घट गया। अब आपके उन बड़े चार पूंजीपतियों के लिए गरीबों की जेब पर डाका डालोगे, हर तरह से देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है बेहतर होती जा रही है और इस देश में खुशहाली के जो एक माहौल बना हुआ है, हर तरफ खुशहाली दिख रही है। साथ साथ जफर इस्लाम जी, उनको बात पूरी करने दीजिए, दोनों की बात नहीं सुनाई दे रही है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती करके आम लोगों को राहत दी है। इसका इशारा वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने हमारी सहयोगी अंजना कश्यप के साथ खास मुलाकात में दे दिया था। महंगाई को लेकर आम आदमी परेशान है। बढ़ती कीमतों की वजह से पेट्रोल डीजल, यहां वर्ल्ड कप में सर देखिए क्या नौबत हो गई, और यहां पर सेंचुरी पर सेंचुरी पेट्रोल डीजल मार रहे हैं। बहुत बड़ा कंसर्न है ये। लोग अपनी लाइवलीहुड को वापस कोविड के बाद समेटने की कोशिश कर रहे हैं, वापस पटरी पर लाने की, और ऐसे में महंगाई की मार। तो कई जगहों पर तो दिए बड़े रोशनी के साथ जल रहे हैं, कई जगहों पर फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कैसे एंड्स मीट करे वो। तो ये जो महंगाई है, आम आदमी को तो वही ट्रांसलेट करता है ना सर। वो कहेंगे कि अब इतनी जीएसटी, इतनी धनवर्षा सरकार पर हो रही है जीएसटी कलेक्शन में, आम आदमी के लिए कैसे ट्रांसलेट होगा। बार बार ये मुद्दा उठता है कि क्या कोविड की फ्री वैक्सीनेशन की वजह से सरकार ने जो नुकसान हुआ वो पेट्रोल डीजल की कीमत से उसकी भरपाई हो रही है। आपने एक मुद्दा उठाया है, वो सही है। हर चीज की महंगाई की नहीं, लेकिन तेल की महंगाई पे आप जो कह रहे हैं ये सच है कि काफी दाम बढ़ चुके हैं और 100 के ऊपर चली गई हैं। और ये इस चीज पे हम लोग सरकार में इस पे काफी बातचीत चल रही है और चलती आई है, क्योंकि देखिए 2-3 चीजें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। पहले है कि एक है कि दुनिया में जो ग्लोबल प्राइसेस हैं वो ऊपर चली गई हैं, उस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम लोग चूंकि दुनिया से तेल का आयात करते हैं तो उसका एक असर पड़ेगा, हम चाहे ना चाहे। तो एक ये हुआ, तो उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है कि तेल पे हम लोग टैक्स भी डालते हैं, और पिछले साल एक एक्स्ट्रा टैक्स भी डाला गया था। अब कुछ हम लोगों की राशि की जरूरत थी, क्योंकि हम लोग ये वैक्सीनेशन वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए भी तो हम लोगों को कहीं से भरपाई करने की जरूरत थी। तो ये कहना कि यहां से कर रही है गलत है, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन की जरूरत है और उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी, और हम लोगों ने इसलिए टैक्सों को बढ़ाया था। अब इसको घटा देना चाहिए कि नहीं, इस पे लोग मतलब सरकार के अंदर हम समझते हैं कि एक टैक्स कलेक्शन करना और दूसरी तरफ तेल की महंगाई, इसमें एक ट्रेड ऑफ है, हम समझते हैं। और इस पे काफी डिस्कशन चलता रहता है। ये मुद्दा बहुत लोगों ने हमारे सामने डाला है और इस पे काफी मतलब बातचीत चल रही है। चर्चा हम इसी बात पर कर रहे हैं कि जितनी राहत सरकार की तरफ से दी गई है, क्या वो पर्याप्त है और आगे क्या किया जा सकता है, कैसे एक समन्वय हो सकता है राज्यों और केंद्र के बीच में। अभय दुबे जी, आप अपनी बात पूरी करना चाहते थे, क्योंकि लोगों को यह भी समझना है कि अगर कांग्रेस का स्टैंड ये है कि और कीमतें कम होनी चाहिए, तो राजस्थान में क्यों नहीं? देखिए, मैंने आपको बताया कि स्वतः ही जब ये एक्साइज ड्यूटी सरकार ने घटाई है 10 रुपए और 5 रुपए, तो राजस्थान में 1 रुपए 80 पैसे पेट्रोल पर कम हो गया और 2 रुपए 60 पैसे डीजल पर अपने आप कम हो गया। सारे राज्यों का अपने आप ही कम हो जाएगा, एक बड़ी बात। दूसरी, जनवरी में 2% एक्साइज ड्यूटी राजस्थान ने कम की थी, तो कुल रेवेन्यू जो राजस्थान का है वो 2080 करोड़ रुपए अब कम आएगा नई दरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ परोसा देश को कि ये दाम इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि ऑयल बॉन्ड परचेस किए थे यूपीए की सरकार ने। मेरे पास लोकसभा का ये जवाब है, उसमें वो कह रहे हैं द आउटस्टैंडिंग जीओआई स्पेशल सिक्योरिटीज आर इंटरेस्टेड बिंग, मैं इसका हिंदी में तर्जुमा बताता हूं। वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ 91 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इसका चुकाना होता है, अर्थात ये जो अर्जित कर रहे हैं उसका 3% हिस्सा भी नहीं देना होता है। 24 लाख करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा किया है देश के लोगों से। और इस बुरी परिस्थिति में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम हुए, तब भी इन्होंने दाम बढ़ाए। ये अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे थे, अरे बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी से बात नहीं बनेगी। आप जानते हैं उस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो बास्केट है उसमें 31% जो है वो फूड का है, उस 31% में भी 40% सॉल्स का है और वेजिटेबल्स का है, जिसके दाम आसमान छू रहे हैं। उस गरीब के यहाँ घर में जाकर देखिए तो सही। एक बार प्रधानमंत्री जी ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बताया
इस महामारी की विभीषिका में भी 100 लोगों ने 13 लाख करोड़ रुपए अर्जित किए और 12 करोड़ नौकरी चली गई। और सिर्फ कोविड के क्राइसिस का प्रश्न नहीं था। आप अगर 2016-17 से रिपोर्ट उठाकर देखें तो एनएसएसओ ने बताया कि 45 वर्ष की भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में आई, वो कोविड के पहले थी। एनएसएसओ ने एक सर्वे में और बताया कि 71 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि रूरल कंजम्पशन बहुत बुरी तरह गिर गया, 850 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह आ गया। इसका अर्थ यह था कि भारत इनकी अनीतियों के कारण पहले ही इस परिस्थिति में पहुंच गया था कि लोग भुखमरी की कगार पर आए। आरबीआई ने इस कोविड के पहले बताया था कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 58 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गई, अर्थात उद्योग जगत की दुर्गति थी। अभी आरबीआई ने बताया कि जीएसटी और नोटबंदी जैसे गलत जीएसटी और नोटबंदी के निर्णयों से एमएसएमई हिंदुस्तान का स्पॉइल हो गया। तो सारी रिपोर्ट इस बात की गवाही देती थी कि इन लोगों ने जो निर्णय लिए हिंदुस्तान के लिए वो हिंदुस्तान के नागरिकों के हित में नहीं थे। क्या होता है कि जो जटिल आर्थिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो शायद आम लोग नहीं समझ पाते हैं और न समझना चाहते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों जैसी चीजें जरूर लोग देखकर समझना चाहते हैं कि मेरे राज्य में कितना है और बगल वाले राज्य में अगर कोई बॉर्डर के इलाकों में जैसे दिल्ली वाले कोशिश करेंगे नोएडा से भरवा लें, ऐसी चीजें होने लगती। ये लोग समझते हैं, बेरोजगारी लोग समझते हैं क्योंकि उनका सीधे उनसे दर नहीं समझेंगे, लेकिन मिल रही है या नहीं नौकरी। माधव आनंद जी, इसीलिए जो चीजें अभय दुबे जी ने कही हैं, क्या उसे एक आर्थिक दृष्टिकोण से आप समझना और समझाना चाहेंगे? क्योंकि कई मंत्रियों ने यह भी कहा था कि वैक्सीन मुफ्त में अगर लग रही थी तो उसके भी तो पैसे कहीं से आने थे, तो लोगों की ही जेब से कट कर जाना था। क्या हुआ है और आगे आने वाले दिनों में लोग क्या उम्मीद करें? अब श्वेता जी, देखिए कि सरकार के सोर्स ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड है और सरकार जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, अभय दुबे जी ने बहुत तरह की बात की। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों को जो है लोन जैसे माफ कर दिया गया, उनका जैसे पैसा छोड़ दिया गया, लेकिन उनको समझने की आवश्यकता है कि इंसॉल्वेंसी एक्ट वो पढ़े नहीं है, लग रहा है। कितने रिकवरी हुए हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं, कितनी रिकवरी हुई है सरकार को, वहां से भी सोर्स ऑफ इनकम, वहां से भी इनकम आए हैं। दूसरी बात, जितनी जन कल्याणी इनकी जब सरकारें थी तो उस समय भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, लेकिन आज के डेट में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जिस तरह विकास हो रहा है, जिस तरह डेवलपमेंट, रोड, हाईवेज, ब्रिजेज, मोनोरेल, मेट्रो रेल, हर जगह देखिए एयरपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है, तो सरकार आखिर पैसा कहां से लाएंगी? तो सरकार का तो जो पैसा आता है जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, तो निश्चित रूप से सरकार एक बैलेंस बना के चलती है। आपने टीका की बात की, अब मुफ्त टीका किरण पूरे भारतवर्ष आप समझ रहे हैं 130 करोड़ की आबादी को मुफ्त में टीका देना, कितने अमाउंट की जरूरत है, कितना बजट एलोकेशन उसके लिए चाहिए। देखिए विपक्ष नकारात्मक। जी आपकी बात रखिए। आलोक जोशी जी, क्या सरकार का काम यह भी नहीं है कि आप और भी तरीके से सोचें कि कहां से रेवेन्यूज आ सकता है? अच्छी खबर जरूर है, आज अच्छी खबर है, बहुत सारे लोग पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, जो इतने दिनों से सोच रहे थे कि अच्छा गाड़ी निकालें कि नहीं निकालें। लेकिन क्या ऑल्टरनेट रेवेन्यू सोर्सेज ऐसे हो सकते हैं कि इस तरह की चीजों में लोगों की जेब ना कटे? देखिए श्वेता जी, बहुत मुझे क्या कहूँ, हंसी आ रही है ये मैं वैक्सीन वाली बात सुन के। मैं तो अब मेरी 50 साल के ऊपर उम्र है और मैंने तमाम वैक्सीन लगवाए हैं जितने तरह के वैक्सीन होते थे। आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं कहा कि तुमको ये टीका मुफ्त लगवाया जा रहा है, और ये पहली बार है जब मैंने किसी टीके की कीमत चुकाई है। इससे पहले मैंने हर टीका मुफ्त लगवाया है, वो चेचक का टीका हो, बीसीजी का टीका हो, या हमारे बच्चों के पोलियो के ड्रॉप्स हों। हमारे समय तक तो पोलियो ड्रॉप्स नहीं होते थे, वो सब सरकार मुफ्त लगवाती रही है। पल्स पोलियो का बहुत बड़ा अभियान इसी देश में चला है। तो टीका लगवाना सरकार की जिम्मेदारी है, टीका लगवाकर किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये केदारनाथ है, केदारनाथ सज चुका है और अद्भुत छटा इस वक्त बिखरी हुई है केदारनाथ की। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बाबा का दरबार सजाया गया, फूलों से सजाया गया, उसके ऊपर लाइटिंग की गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और उससे पहले दीपावली पर अद्भुत दृश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आगमन को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है, तो बाबा के दर्शन करने वाले श्रद्धालु इस समय ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। और देखिए ये श्रद्धालु हैं, ये भीड़ है, ये श्रद्धा सुमन अर्पित करने, बाबा के दर्शन करने यहां पर पहुंचे हैं दीपावली के दिन। केदारनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी में पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। सीधे इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ मंजीत नेगी
संजय शर्मा और आशुतोष तीनों यहां मौजूद हैं। संजय, ये जो अद्भुत छटा इस वक्त बाबा के दरबार की नजर आ रही है और बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, दीपावली के इस पावन पर्व पर किस तरह से अपने आप को बाबा के दरबार में पाकर लोग अभिभूत हैं? संजय। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। ये जगमगर करता हुआ बाबा केदारनाथ का ये मंदिर और यहाँ छूटती हुई आतिशबाजी, थोड़ी थोड़ी देर में आतिशबाजियों की रोशनी ऊपर गूंजती है और पहाड़ों से वो घाटी में कई गुना प्रतिध्वनित होकर वापस लौटती है। थोड़ी देर पहले जब सूर्यास्त हुआ उस समय ऐसा लगा, जिस समय हिममंडित शिखरों पर जब सूर्य की रश्मियां पड़ी उस समय लगा कि बिल्कुल एक दिवाली आसमान में हो रही है। और फिर जैसे ही अंधेरा हुआ अमावस का, वैसे ही यहाँ मंदिर जगाजग रोशनी से जगमग कर उठा और लोगों ने यहाँ दिए जलाए, आतिशबाजियां चलाई। संजय, समय बहुत कम है, आपकी बातें सुनने का मन कर रहा था, आपको रोकना नहीं चाहते थे। आशुतोष, जल्दी से, आज इस समय बाबा केदार का दरबार अलग कैसे नजर आ रहा है आपको? अलग इसलिए, देखिए संजय ने आपको दूर की तस्वीरें दिखाया, नजदीक से तस्वीरें दिखाई हैं। अब अगर आपको दूर से दिखाऊं तो इससे पता चलता है कि आखिर ये दिवाली इतनी दिव्य क्यों है। अब देखिए, आपने वहां दर्शन कर लिए, संजय ने वहां से आपको तस्वीरें करा दी, दर्शन कर लिए। तो दर्शन के बाद सनातन संस्कृति में परंपरा है प्रसाद का भी। तो यहाँ आश्रम में जितने श्रद्धालु आए हुए हैं, मेरे पीछे यहाँ पर महाप्रसाद वितरण भी हो रहा है। वहां से थोड़ी दूरी पर है, चूंकि आश्रम है, तो दूर दराज से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, दक्षिण भारत से जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं, अब प्रसाद का टाइम है। तो थोड़ी देर बाद वो प्रसाद मेरी भी किस्मत में है, क्योंकि आज दिवाली के मौके पर यहां होना अपने आप में अद्भुत है। सही, बहुत धन्यवाद आशुतोष, संजय, दोनों यहां पर। लेकिन हम इस वक्त तस्वीर एक बार दिखाएं आपको, पूरी अद्भुत छटा जो नजर आ रही है बाबा की। जी हाँ, ये बाबा का दरबार है और कल यही सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह पहुंचने वाले हैं और पुनर्निर्माण के बाद 2013 की जो आपदा थी उसमें नुकसान पहुंचा था बाबा के इस दरबार को, उसके बाद पुनर्निर्माण के बाद इसकी छटा कुछ अलग ही नजर आती है। तो इस समय आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं जहां सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी में पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। केदारनाथ मंदिर को भव्य ढंग से सजाया गया है और आज इसकी जो भव्यता है वो देखते ही बनती है, लेकिन भव्यता से ज्यादा वहां पर आस्था भक्ति का समुद्र उमड़ रहा है।